नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो 12th इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उसके लिए मॉडल शीट तैयार किया गया है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है और इसका लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोग को जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अगर उसके डिटेल्स तक हमें जाना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर्स देखना होगा। तो इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर देखने के लिए और नई जानकारी के लिए, मॉडल सेट से सही जानकारी के लिए अगर आपको मिलता रहे या अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये जो सेट है, अभी जो 12th एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड का 2024 में, उसके लिए है इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा जिसमें काफ़ी समस्याएं होती है और उसको हम लोग एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली अभी ये जो सेट है ये NCERT बेस्ड है। चैप्टर 1 से ही हम लोग लेके चल रहे हैं, कुछ चैप्टर 1 कुछ चैप्टर 2 का, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। फिर इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपका अगले का क्वेश्चंस मिलेगा। लगभग 20 लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे। इस 20 लेक्चर में मोस्ट ऑफ दी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग को पूछा जाता है वो सॉल्व हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेजर क्या है, ऐसे इसका आंसर मैंने कर दिया। चलिए मेरा आंसर ढकता हूँ पहले। अच्छा देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, तो सही है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द अल्टरनेटिव विच अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं कि अगर पैसा है, अगर 100 रुपया है तो उसका अल्टरनेटिव यूज है, उसको कॉपी खरीद सकते हैं, उसको अपनी पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, उसको मूवी में देख सकते हैं, उसको खेल में कर सकते हैं, उससे जुआ खेल सकते हैं, उससे अपने घर का खाना ले सकते हैं, उससे अपना कपड़ा ले सकते हैं। यानी जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उसका अल्टरनेटिव यूज होता है, यानी ये भी सही है। तीसरा है आपका, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। यानी 1 2 3 सब है, यानी कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द वन ऑफ दी मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि सभी के सभी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉजेज है। जैसे देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है ना, बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होता है, इसलिए हमारे पास समस्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उसका हम लोग बहुत अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हैं। और देखिए, हमारी जो आवश्यकताएं होती बहुत होती है। जैसे कि आप मॉल में ही जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं, तो बहुत सारे ड्रेस लेने का मन करता है, लेकिन आप एक ही ले पाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है वो भी होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, ठीक है। और अनलिमिटेड वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा मन करता है कि सारा ड्रेस खरीद लें, लेकिन उसमें से हमको एक ही कप परचेज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, आपका इकोनॉमिक जो चॉइस होता है, जो प्रॉब्लम चॉइस होता है, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एक्यूरेट। मतलब जो PPC पढ़ते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि जो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं वो इस तरीके का होता है ना, पढ़े होंगे। द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट, देखिए राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि PPC इज वार, है ना। क्या जो राइटवर्ड शिफ्ट का करने, देखिए अगर ये हमारा ओरिजिनल PPC है, अगर युद्ध होता है देश में तो हमारा PPC क्या करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट नहीं करेगा। क्लियर है। फिर कह रहा है द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज माइग्रेशन। नहीं, माइग्रेशन से भी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट नहीं करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, अगर स्किल डेवलपमेंट होता है प्रोग्राम, अगर लोग ट्रेंड होते हैं तो वो PPC हमारा क्या करेगा, PPC हमारा राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ऐसा हम बताए भी थे। उसके बाद है द मेन रीजन फॉर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज है ना नेचुरल डिजास्टर। नहीं, अगर नेचुरल डिजास्टर भी आता है तो यानी कि ओरिजिनल है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट का कारण होता है स्किल डेवलपमेंट। राइटवर्ड शिफ्ट तभी ना करेगा कि जब देश में संसाधन बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होगा। दोनों अगर 2 एरिया है ना, X और Y, तब ऐसा हम आपको बताए थे। क्लियर है।
वैसे देखिए 1-2 दिन बाद आपका जो है इसका भी प्रोडक्शन पॉजिटिव का पूरा लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं, उसको भी अब देख लीजिए। अगर समस्या होगा तो, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इसमें समस्या नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट इज ट्रू। जैसे कि आप जानते हैं मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है, अगर क्लास में पढ़े होंगे तो। फिर भी देखते हैं, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। मार्जिनल, है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, है ना, कॉन्केव। जिससे पहले बता दें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे आते हैं, ज़्यादा सर्च हो पाएगा, है ना। देखिए ये आपका है, ठीक है। तो अगर एक पढ़े थे इस तरह का होता है, एक इस तरह का होता है, एक मिनट, एक इस तरह का होता है और एक आपका पीपी से ऐसा होता है। तो ये इसमें क्या है ना कि यदि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तब ऐसा रहेगा, है ना। और अगर डिक्रीज करेगा, है ना, तब ऐसा रहेगा, क्या? एमओसी डिक्रीज करेगा तब, और इंक्रीज करेगा तो ऐसा रहेगा। ये भी आपको सबसे अंतिम में पीपीसी जब पढ़ाते हैं तो सबसे अंतिम में, यानी कि पीपीसी का यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कहीं 2 क्लास, कभी 3 क्लास पढ़ाए होंगे। अगर क्लास लंबा चला होगा तो 2 क्लास, क्लास अगर शॉर्ट में होगा 3 क्लास में पढ़ाएंगे। सबसे लास्ट में हम आपको चीज़ बताते हैं जब हम कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताते हैं तब। तो इसमें आपको सही कर लीजिएगा, सभी में क्या होगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा सभी में से। मैं सुधार दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लीजिएगा। तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। जब आंसर ए हो जाएगा, चूंकि जब एमओसी इंक्रीज करेगा तब ऐसा आपका होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पहले आप समझिए। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, यानी कि पीपीसी है, उसको पीपीएफ भी कहते हैं, यानी कर्व को फ्रंटियर भी कहते हैं, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गुड्स। नहीं, ये तो होने वाला नहीं है। फिर कह रहा दे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन मोर अमाउंट ऑफ बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। नहीं, ये भी नहीं होगा। When production possibility frontier can be a straight line when the resources are equally efficient for the production possibility both the goods। क्लियर है? कह रहा है, देखिए कह रहा है कि which of the following statement about the production possibility curve frontier is accurate। यही बात है। तीसरा में देखिए, the production possibility curve frontier या curve can be a straight line when the resources are equally efficient for the production of both गुड्स। दैट मीन्स इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 होगा। तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 होता है, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो दोनों इक्वल रहेगा, तो उस केस में क्या होगा? हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नहीं दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड है अब अलग अलग क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट सिचुएशन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए समझिए इसको। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सही बात है। उसके बाद देखिए, समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट सिचुएशन रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इस पे अभी विचार नहीं करेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम्स अंडर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सही बात है ना। हम लोग जब पीपीसी पढ़ते हैं तो पीपीसी को जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वीडियो अपलोड होना है, यानी कि आज यानी कल सुबह में अपलोड हो जाएगा, लगभग 45-50 मिनट के वीडियो, इसमें देख लीजिए, हम इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम अंडर द कॉजेज ऑफ मार्जिनल डिमांड, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी इज करेक्ट? एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स आल्सो इनेबल पीपुल टू अर्न द लिविंग। फिर कह रहा है कि एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड आल्सो इनेबल पीपुल टू अर्न लिविंग, बोथ ए एंड बी। सही बात है, यानी जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था में है, क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में कह रहा है इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि हमारी जो सिस्टम है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक प्रणाली है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, एंड इनेबल पीपुल टू अर्न लिविंग, और लोगों को जीने का साधन देती है। एंड इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड आल्सो इनेबल पीपुल आर लिविंग, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट रिच पीपुल शुड बी टैक्स्ड मोर। इसमें देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट इज, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट आउट टू बी। पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अगर रहे तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए अगर ऐसा स्टेटमेंट रहे तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी डिस्कस किए होंगे, नहीं डिस्कस जान लीजिए, याद रखिए। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लिख लीजिए, अगर रहे व्हाट इज एक्सप्लेन, है ना। क्वेश्चंस कभी कभी होता है क्या है, जो है उसे स्वीकार कर लें, व्हाट इज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक होता है व्हाट आउट टू बी, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए वापस आते हैं, अब इसको फिर से सेंटेंस को ऊपर देखते हैं। कह रहा है द स्टेटमेंट रिच पीपुल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। टैक्स बी मोर, द स्टेटमेंट रिच पीपुल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तीसरा है द स्टेटमेंट रिच पीपुल शुड बी टैक्स्ड मोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। देखिए पहला कह रहा है द स्टेटमेंट रिच पीपुल शुड बी तो होगा नहीं पॉजिटिव में, ये नॉर्मेटिव का पार्ट है, अभी हम बताए थे। यानी कि तीसरा ऑप्शन में देखिए क्या है, द स्टेटमेंट रिच पीपुल, यानी जो अमीर लोग हैं उस पर टैक्स अधिक लगाना चाहिए, यानी अधिक लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये क्या एक्सप्लेन करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जहां भी रहे, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझे। When the marginal opportunity costs remain constant, the production possibility frontier is a downward sloping straight line, है ना। अभी हम बताए थे कि जब हमारा डाउनवर्ड तो होगा, लेकिन अगर AMOC क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फिर से देखिए, when the marginal opportunity cost remain constant, जब ये रिमेन कांस्टेंट होता है, the production possibility frontier is downward sloping straight line, ऐसा होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको शुरू में भी हम बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी का मतलब होता है व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड। देखो कह रहा है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी इज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द रिसोर्स, ये नहीं होगा। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी इज दैट देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज,
है ना, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना इकोनॉमिक्स में, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ट्रू, क्या ट्रू है? इफ ए पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज, नहीं अंदर है, देखो ये पीपीसी आपका है ना, ये आपका पीपीसी है, तो यहाँ पर अगर कह रहा है ना इफ ए पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज, नहीं ओवर इट अंडर यूटिलाइज होगा, अगर यहाँ होता तब ना, कह रहा है इफ पॉइंट फॉल इनसाइड पीपीसी इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज ये आंसर होगा। अगर यहाँ पर है इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइज, देखिए अगर पीपीसी यहाँ पे है ना इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइज, यहाँ इसको वगैरह है यहाँ उसको बोलते हैं फुल यूटिलाइज, इसके बाहर है उसको बोलते हैं ओवर यूटिलाइज, है ना। इसको अगर यहाँ पर इसको ए अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए फुल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां डिमांड सप्लाई से प्राइस तय होता है। द प्राइसेज आर रेगुलेटेड, द प्राइसेज आर पार्टली रेगुलेटेड, द प्राइसेज आर डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आंसर सी होगा, डिमांड सप्लाई से होता है ना। द प्राइसेज आर डिटरमिन द हेल्प ऑफ, क्या कर रहा है? फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी का मतलब मार्केट इकोनॉमी। हम बताए थे जहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के आधार पर होता है, यानी कि इस तरह से होता है, उसको हम लोग फ्री इकोनॉमी कहते हैं। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यही होगा, आंसर सी होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा है? फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल इनकम, बोथ ए एंड बी। देखो फैक्टर प्राइसिंग हम पहले ही बताए थे, हालांकि फैक्टर प्राइसिंग 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन है जानना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बताए थे ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट के बारे में भी पढ़ते हैं, मार्केट फैक्टर भी पढ़ते हैं और वेलफेयर भी पढ़ते हैं। अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स होगा तो भी माइक्रो का पार्ट है, यानी फैक्टर यानी नेशनल तो मैक्रो का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स? मीन्स आर अनडिफाइंड, मीन्स आर स्केर्स, मीन्स आर स्केर्स। स्कार्सिटी की बात रॉबिन्स ने कहा था, डेवलपमेंट की बात सैमुअल्सन ने कहा था, वेल्थ की बात एडम स्मिथ ने कहा था, एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात मार्शल ने कहा था, पीगू ने कहा था। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, और एक और क्वेश्चन है कि इन विच इकोनॉमी डू इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक चॉइस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस सप्लाई? मार्केट इकोनॉमिक्स का आंसर होगा, है ना। उसके बाद फिर है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट डील्स विथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमेट्रिक्स नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स सी होगा, है ना, जो कि पीपीसी में पढ़ते हैं। पीपीसी यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट टू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मार्जिनल इन द इकोनॉमिक्स? मार्जिनल मतलब एडिशनल, कई बार बताए हैं। वो कह रहा है फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव? द एवरेज इज पॉजिटिव, द एवरेज इज नेगेटिव, द टोटल इज डिक्रीजिंग, द टोटल इज नेगेटिव। टोटल डिक्रीज करेगा, जब मार्जिनल नेगेटिव होता है ना तो टोटल डिक्रीज करता है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन मार्जिनल इज नेगेटिव? ये दो बार हो गया है, चिंता ना करें। चलिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करने वाला है। 12th के जो भी एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स भी देने वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी, अगर साइंस के विद्यार्थी होंगे, सभी के लिए इकोनॉमिक्स एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसके अलावा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं और 12th बेस्ड हैं। ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो सीबीएसई में 11th में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड है 12th में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगता, आप वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें ताकि जो 12th बोर्ड इस बार दे रहे हैं उन सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। और यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप अशोक राजपथ में पिलर नंबर 59 के सामने पंकज इकोनॉमिक सार संस्था है, वहाँ पे आके हमारे क्या आर्ट्स के सभी विषयों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होती है। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और सभी बच्चों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि क्लासेज लाइव भी चलता है, अगर कोई विद्यार्थी दूर दराज गाँव में रहते हैं तो लाइव क्लासेज से जुड़ने के लिए हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक सार्स को, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद कोर्स को परचेज करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप एकदम फ्री पढ़ना चाहते तो हमारे फ्री चैनल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका ग्रुप है, उसमें जाके आप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं ताकि आपको इसका PDF आराम से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।